जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस सब्जेक्ट से 7 से 8 प्रश्न, कभी कभी तो मैक्सिमम 10 प्रश्न भी देखे गए हैं। इसलिए आप लोग पॉलिटी के एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं कीजिएगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, ये जो है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय दंड संहिता खाली स्थान में लागू हुई। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। भारतीय दंड संहिता खाली स्थान में लागू हुई। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 1860 में लागू किया गया था। किसने बनाया था भारतीय दंड संहिता को? तो नाम याद रखिए, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। नाम भी पूछ सकता है। और देखिए, लॉर्ड मैकाले के बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड मैकाले भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेकर आया था, इसलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 खाली स्थान पर आधारित था। चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये साइमन कमीशन पर आधारित था। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। बंगाल विभाजन पूछा जाता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक वयस्क, यहाँ पे वयस्क होगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या संप्रभु? तो देखिए, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत एक देश है लोकतांत्रिक का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1919 में। 1919 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पद्धति खाली स्थान से अपनाई जाती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है यूएसए देश के संविधान से। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं? यहाँ पे विधेयक होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, किस श्रेणी के विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं? तो ये है धन विधेयक, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धन विधेयक, जिसको मनी बिल बोलते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है?
सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्थिक अधिकार जो है ये अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार आपसे पूछ सकता है कि कितने मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे। वर्तमान समय में 6 है। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो संपत्ति के जो अधिकार है इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब हटाया था? तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को खाली स्थान कहा गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेंगे। चलिए, तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। इस प्रश्न को सही से याद रखिए। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारत को प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को खाली स्थान के शासन के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न के बारे में अभी हमने बताया कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया था। तो 44वां जो कि 1978 में हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस सरकार के शासन के दौरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, ताकि आप लोगों को एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहे। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, भाग 3 में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद किस में रखा गया है मौलिक अधिकारों को, ध्यान रखना है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके शासित क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए, प्रश्न बिल्कुल सेम है। अभी हमने प्रश्न 11 में कराया था, जिसमें आंसर क्या था? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। लेकिन देखिए, ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अब आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा आपका न्यायपालिका हो जाएगा। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। चलिए आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शंस को पढ़िए। और देखिए, अगर आप लोग कोई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित किया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक में बताया गया है। और इसको संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में
कब शामिल किया गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में शामिल किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो कौन सा जारी किया जाता है? रिट, जिसको रिट बोला जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? सोच समझ के आंसर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी, लेकिन उपराष्ट्रपति को नियुक्त राष्ट्रपति नहीं करता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, याद रखना है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक यानी कि मनी बिल को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों में आपको बताना है? और हमने बताया था कि धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन, याद रखना है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है ये हो सकता है 6 महीने का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग तैयारी में अभी से जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी अभी समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जैसे ही बिहार पुलिस का वैकेंसी निकलेगा तुरंत ही एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें, डेली रात 8:30 बजे क्लास करें इस चैनल पर। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसका कार्य होता है क्या? तो सदस्यों को शपथ दिलाना और एक नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यभार संभालना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, इसमें जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का ही अध्यक्ष होगा, पर राष्ट्रपति जिसको चुनेगा वही अध्यक्ष होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, लेकिन याद रखना है वो जो सदस्य होगा लोकसभा का ही सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो देखिए, 234 जो है ये राज्य से है और प्लस इसमें 4 जो है केंद्र शासित से है। तो टोटल 238 है निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में। और देखिए, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितना है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए भी 35, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए, उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त संसदीय सत्र में किसी विधेयक पर निर्णायक मत डालने के लिए कौन पात्र है? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लोकसभा का जो अध्यक्ष है। अगर संयुक्त संसदीय सत्र में किसी विधेयक पर निर्णायक मत डालना हो तो कौन डालता है? लोकसभा का अध्यक्ष डालता है। देखिए, ये समान परिस्थिति में वोट नहीं करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा
किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ये किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के प्रत्येक सदन में एक गैर धन विधेयक की कितनी रीडिंग होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कितनी रीडिंग होती है? तो 3 रीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत सरकार का देखिए यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख पूछा जा रहा है, ना कि कानूनी सलाहकार, इसलिए आप लोग अटॉर्नी जनरल को आंसर नहीं कीजिए। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति होता है, और कानूनी सलाहकार जो है ये अटॉर्नी जनरल होता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है, कितने प्रकार की? तो देखिए, ये प्राप्त है 3 प्रकार, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन सा है? तो 352 है, याद रखना है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 है खुद राष्ट्रपति शासन है, 360 है ये वित्तीय आपातकाल है। और पूछा जाता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो 0 बार, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में ओनली 1 सब्जेक्ट का क्वेश्चंस कराया जा रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस ही काफ़ी है। तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर से बोल रहे हैं, सभी लोगों को सेशन को पूरा शेयर करना है।